स्वागत है आपका 11th नॉलेज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस द बिजनेस जो है पार्टनरशिप फर्म का वो क्या हो रहा है, अब एंड हो रहा है। इसके आगे जो पार्टनरशिप फर्म ये क्या बिजनेस जो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इनमें क्या डिफरेंस है। जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस जो है हमारा, बिजनेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो बिजनेस हमारा एंड नहीं होता। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। बिजनेस कंटिन्यूस रहता है। दूसरा क्या डिफरेंस है इनमें, दूसरा डिफरेंस इनमें ये है, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो जो एसेट्स होते हैं वो रियलाइज होते हैं। उनको क्या करते हैं, उनको रियलाइज में सेल कर देते हैं उनकी। और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उसका क्या, एसेट्स के क्या करते हैं, एसेट्स को हम रीवैल्यू करते हैं। इसी तरीके से जो क्रेडिटर्स जो होते हैं, लाइबिलिटीज जो होती है हमारी, उसको हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन पे लाइबिलिटीज को हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लाइबिलिटीज का क्या करते हैं, रीअसेस्ट करते हैं। रीअसेस मतलब उनकी दोबारा वैल्यू निकालते हैं कि लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, और एसेट्स को भी हम रीवैल्यू करते हैं। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होता है, जब फर्म बंद होती है तो एसेट्स को हम रियलाइज़ कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, और लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, पे कर देते हैं। तो चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब बिजनेस ही हमने करना बंद कर दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। लेकिन पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू क्लोज। तो ये चार डिफरेंस बताए मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस क्या होता है, हमारा एंड हो जाता है। एसेट्स जो है हम उन्हें रियलाइज़ करते हैं, और लाइबिलिटीज़ जो है हम उसकी क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस रहता है। एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज हम नहीं करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो हमारा अभी कंटिन्यू रहता है। अब इस चैप्टर को मैं ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे जब डिसोल्यूशन, नॉर्मल डिसोल्यूशन करेंगे, जब कोई भी पार्टनर हमारा क्या इंसॉल्वेंट, वॉलंटरी जब हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और कोई भी पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट नहीं होगा। दैट इज, इस केस को हम नाम दे देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और सेकंड केस में लेता हूँ जब सारे के सारे पार्टनर क्या होंगे, हमारे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरे केस को मैं नाम देता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। और तीसरा केस को मैं क्या नाम देता हूँ, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हमें करना पड़ेगा, फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा कब, व्हेन one of the partner
इज सोलवेंट, और या फिर इसको कहेंगे वन और मोर पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। तो इस चैप्टर को मैं इन 3 केसेस में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब सिर्फ हम हमारे सारे पार्टनर्स क्या रहेंगे, इंसॉल्वेंट रहेंगे, किसी का भी दिवालिया नहीं निकलेगा। दूसरे केस में जब सारे के सारे पार्टनर्स ही हमारे क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। और तीसरे केस में जब कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाएगा या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा पार्टनर उसमें फर्म में रहेगा जो कि सॉल्वेंट रहेगा। अब हम किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट कब मानेंगे? अब कोई पार्टनर है हमारा, हम उसे इंसॉल्वेंट कब मानेंगे? इंसॉल्वेंट मतलब अच्छा दिवालिया। दिवालिया उस पार्टनर को हम कब मानेंगे? जब उसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उसके एसेट से। मतलब हम उसका जितना उसने कर्जा ले रखा है, जितनी उसके ऊपर लायबिलिटीज़ है, वो उन लायबिलिटीज़ को पे करने के लायक नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। अब फर्म का डिसोल्यूशन कब कब होता है? फर्म मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले हम फर्म का डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा कि चलो जो सारे पार्टनर राजी राजी फर्म को क्रिएट करते हैं, इसी तरह सारे पार्टनर अपनी ही सहमति से फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फर्म का डिसोल्यूशन किया गया है। सेकंड क्या है हमारा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब करना होगा फर्म का? जब ऑल पार्टनर्स, जो सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। जब सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस को आगे कैरी ऑन क्या फर्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा? फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर ऑल पार्टनर्स except one when all partners except one are insolvent। जब सारे पार्टनर या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तब, या फिर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे लेकिन कोई एक पार्टनर क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। तो हमें फर्म का क्या करना है? डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। इसमें एक और पॉइंट है, क्या है हमारा? व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म इज बिकम अनलॉफुल। अब फर्म जो बिजनेस कर रही थी वो ही अनलॉफुल हो गया। फॉर एग्जांपल एक फर्म है XYZ, वो दिल्ली में क्या बनाती है? तंबाकू बना के उसे सेल करती है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि दिल्ली में तंबाकू का सेल जो है वो इनलीगल है, वो बैन कर दिया, तंबाकू पे बैन लगा दिया। तो फर्म का बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें, बाय नोटिस। फर्म को कोई पार्टनर नोटिस दे के भी डिसॉल्व करा सकता है। फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर हैं, C अपने बाकी दोनों पार्टनर्स को नोटिस देगा कि अब मैं फर्म को डिसॉल्व कराना चाहता हूं, तो उसकी रजामंदी से फर्म को क्या करना पड़ेगा? नोटिस की वजह से डिसॉल्व करना पड़ेगा फर्म को। चौथा है हमारा पॉइंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट,
अब फर्म किसी डिज़ोल्व हो सकती है किसी इवेंट के हैपन होने की वजह से। अब किस किस इवेंट की वजह से वो फर्म डिज़ोल्व हो सकती है, जिसके होने की वजह से फर्म को डिज़ोल्व करना पड़ेगा? ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होगी तो, या जो टर्म था, पार्टनरशिप एक एट विल होती है और एक पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर होती है। तो इन केसेस में अगर जब फर्म का टर्म जो है, जो बिजनेस टर्म है, वो क्या हो गया, बिजनेस टर्म मतलब टाइम पीरियड जो है उसका ख़त्म हो गया, तो अभी उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर मैं बता दूँ, ऑन एडजेक्शन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो अभी फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब पांचवा पॉइंट जो होता है हमारा, वो होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट के ऑर्डर से भी फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। अब कोर्ट कब कब ऑर्डर देगी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, जब कोई पार्टनर हमारा क्या हो जाएगा, अनसाउंड माइंड का हो जाएगा। अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो जाएगा, तो फर्म कोर्ट ऑर्डर देगी फर्म को क्या करने, डिसॉल्व करने के लिए। या फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, जब फर्म ने जो एग्रीमेंट बनाया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसी को फर्म के पार्टनर्स, जो पार्टनर या फिर दूसरे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तो भी फर्म ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तीसरा, when firm finds dissolution justified, जब फर्म को लगेगा कि डिसोल्यूशन ही फर्म के लिए सही है, तो वो फर्म को क्या करवा सकती है, डिसॉल्व करा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे फर्म को क्या है, डिसॉल्व किया जा सकता है। अब जो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो अकाउंट्स बनेंगे, वो हम क्या क्या बनाएंगे, जब फर्म डिसॉल्व होएगी तो हम अकाउंट्स कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा बनाएंगे बैंक या फिर कैश अकाउंट। ये चार अकाउंट हम बनाएंगे। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट पे स्टार मैंने इसलिए लगाया कि जिससे जैसे क्वेश्चन बताएगा, जिस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन होगा उस क्वेश्चन में हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, या जिस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन नहीं होगा उस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तो हमें हर क्वेश्चन में क्या होगा, बनाना ही बनाना होगा। तो अगर कुछ एंट्रीज पे, जनरल एंट्रीज कुछ जो हम डिसोल्यूशन के टाइम पे हम करेंगे, वैसे कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो कि हम डिसोल्यूशन के टाइम पे जो हम क्या करेंगे। तो जैसे पहला केस जो होगा हमारा, व्हेन क्लोजिंग एसेट अकाउंट। अब जब फर्म बंद हो रही है तो हमें सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जो एसेट्स के, जो प्लांट अकाउंट बना रखा हमने, लैंड अकाउंट बना रखा होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने भी हमने अकाउंट्स बना रखे होंगे, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बना रखे होंगे, उन्हें क्या करना होगा, हमें क्लोज करना होगा। तो इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे। तो एसेट अकाउंट्स, जितने भी सारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट। तो एसेट को ख़त्म करने के लिए, अकाउंट को बंद करने के लिए हम क्या उसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू एसेट अकाउंट। और कहाँ भेज देंगे इसको, रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो एसेट को ख़त्म, एसेट का अकाउंट हमने बंद कर दिया और उसको कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने काम भेज दिया। इसी तरीके से हमारा दूसरी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी वो, व्हेन क्लोजिंग दी लाइबिलिटीज़ अकाउंट। लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए भी हमारी सेम एंट्री बनेगी। जैसे लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू, और कहाँ भेज देंगे इसे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमारा बैलेंस शीट में जो है हमारे पास प्रॉफिट या लॉस भी हमारे पास पड़ा होगा, तो उस प्रॉफिट और लॉस को भी ख़त्म करने के लिए हम कहाँ भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या एंट्री डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, हम पार्टनर्स, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस को हम कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में भेज देंगे। प्रॉफिट और लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, जब हमने बना रखा होगा कुछ रिज़र्व, जैसे हमारा कोई एसेट है उसके ऊपर हमने क्या बना रखा है, रिज़र्व बना रखा है, तो उसको, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, रिज़र्व मतलब प्रोविज़न बना रखी है, उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविज़न। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा एक डेटर है, डेटर हमारा 4000 का है, माइनस इस पे हमने प्रोविज़न लगा रखा है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 का, तो हमारा कितने का आ गया, 3000 का बैलेंस आ गया इसका, डेटर्स का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्लोजिंग के टाइम पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। डेप्टर में कौन सी वैल्यू आएगी, 3000 या 4000, प्रोविज़न लेस करके लिखूं या फिर प्रोविज़न के साथ लिखूं, ये पूरा अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट है 4000 ये पूरा आएगा इस 4000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये अलग अलग अकाउंट है, इसलिए क्योंकि हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का एक अलग अकाउंट बनाया होगा जहाँ पे हमने एंट्री दिखाई होगी प्रोविज़न और डाउटफुल डेट की, तो इसलिए हम इसे अलग अलग भेजेंगे। और इसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को भेजने के, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, इसका बैलेंस क्रेडिट हुआ, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1000। ये जो एंट्री हमारी ये रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे को इनडायरेक्टली जो डेटर का अमाउंट है वो क्या कर देगी, 3000 ही मेंशन करेगी। इसी तरीके से प्रोविजंस का भी, जो प्रॉफिट के, अब कई बार क्या करती है पार्टनरशिप फर्म जो होती है, कई बार क्या करती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। एक रिजर्व क्या बनाती है हम फर्म, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व बनाती है कि अगर उसके किसी वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है।
अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसमें भी कई केसेस बनेंगे हमारे। पहला केस, जब नो लायबिलिटी अराइज, जब कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है वर्कमैन कंपनसेशन के ब्याह पे, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सारा कहाँ कर देंगे, ट्रांसफ़र। सारा का सारा रिजर्व कहाँ, किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। दूसरा, जब लायबिलिटी जो है वो लेस देन रिजर्व है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने जितना बनाया था उससे कम लायबिलिटी अराइज हुई है, तो अब क्या करेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सारे को हम कर देंगे डेबिट, और कुछ पार्ट हम भेज देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कुछ पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, और कुछ पार्ट हम कहाँ भेज देंगे, जो बाकी का पार्ट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब तीसरा केस क्या होगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन वाले केस में, जब लायबिलिटी जो अराइज हुई है वर्कमैन कंपनसेशन से इक्वल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना हमने बनाया उतनी ही लायबिलिटी हमारी क्या हुई, अराइज हो गई, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम करेंगे डेबिट, और कहाँ भेज देंगे, सारे के सारे को रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद हमारा चौथा केस बनेगा, वो क्या बनेगा, हमारी लायबिलिटी जो अराइज हुई है वो ज़्यादा अराइज हुई है रिजर्व से। हमने रिजर्व बनाया था 1 लाख का, लायबिलिटी हमारी अराइज हुई 1,20,000 की, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी एंट्री भी सेम रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना रिजर्व क्रिएट किया था उतना सारा का सारा हम कहाँ भेज देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। तो बस बच्चों ये थी कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज जो मैंने आपको बताई हैं। ये जनरल एंट्रीज आगे हमें अकाउंट बनाने में काफ़ी काम आने वाले हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। अब आते हैं हमारे फॉर्मेट पे, जो हमारा फॉर्मेट कैसे कैसे बनेगा और कौन कौन से जो फॉर्मेट बनेंगे। मैंने आपको अकाउंट्स बता दिए थे, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, अगर कोई क्वेश्चन में आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और बैंक अकाउंट बनेगा। तो बात है हमारे फॉर्मेट पे, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट जो बनेगा, इसमें सबसे पहले हमारे आएंगे बैलेंस शीट हमें गिवन होगी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, बैलेंस शीट गिवन होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे उसके नीचे। तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होंगे, टू ऑल एसेट्स, वो कहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में भी कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाएंगे। ऐसे जो लाइबिलिटीज़ होंगी हमारी जितनी भी, बाय ऑल लाइबिलिटीज़, आपको ऐसे नहीं लिखना ऑल एसेट्स या ऑल लाइबिलिटीज़, आपको एसेट्स के नाम लिख के करना है। ये मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि सारे एसेट्स यहाँ पे आएंगे और सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में आएंगी। जैसे सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को आप उतार दोगे तो कुछ होंगे प्रोविजंस, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट मैंने बताया था, या फिर प्रोविज़न फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, उन्हें भी कहाँ भेजेंगे, प्रोविज़न्स को, प्रोविज़न आएंगे हमारे, डाउटफुल डेब्ट हो गया वो क्रेडिट साइड आएगा। और जब बैलेंस शीट के सारे आइटम्स जब हम उतार लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी जो क्वेश्चन ने हमें बता रखे होंगे उन्हें क्या करना होगा, पे करना होगा। तो हम जब पेमेंट करेंगे तो हम बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे, हम दोबारा उसका एसेट का नाम नहीं लिख सकते या लाइबिलिटी का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका क्या होगा, अकाउंट दोबारा क्रिएट हो जाएगा और डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें क्या करना है, अकाउंट सारे क्या करने हैं, क्लोज करने हैं। तो इसलिए हमें अकाउंट का नाम, लाइबिलिटी या एसेट्स का नाम ना लिख के हमें टू बैंक से क्या दिखानी होगी, ट्रांजेक्शन दिखानी होगी।
ये क्या होगा, लायबिलिटी पेड, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक जो एसेट्स सोल्ड हुए। तो कुछ होंगे जो एसेट्स बाई चांस कभी कभार क्या करते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं वही अपने जो एसेट्स होते हैं वो कुछ एसेट्स को क्या करता है, ले जाता है, तो उनको भी हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय, फॉर एग्जांपल बाय पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन, जो एसेट वो लेके जाएगा उस एसेट का नाम लिख देंगे। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ पेड, बैंक लोन वगैरह जितने भी लाइबिलिटीज़ हम पे करेंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक के नीचे उसको लाइंस डाल के दिखा देंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में हम निकालेंगे, या तो हमारा रियलाइजेशन क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, या फिर क्या आएगा, लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस हम कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लॉस होगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, XY पार्टनर मान लो। इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट भेज के, पार्टनर्स कैपिटल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट के बैंक अकाउंट से सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे और हमारा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा, टैली होगा। तो ये अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक आप इस रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को पढ़िए और जो जनरल एंट्रीज मैंने आपको कराई हैं उसको पढ़िए। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंडर नॉलेज। स्टे ट्यून्ड।